बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सरकमसीन करने के लिए कौन कौन से बेहोशी के तरीके हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सरकमसीन करने के तरीके कौन कौन से हैं। बोन कटर से है, प्लास्टिक बेल से है और ओपन मेथड है। इस वीडियो का लिंक ऊपर पॉपअप में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे विजिट करें चैनल को और वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि सरकमसीन करने के जो 3 तरीके राइज हैं बेहोशी के लिए। सबसे पहला तरीका जो है वो तो बहुत क्रूअल है, बड़ा जालमाना है, जो गांव के अंदर अक्सर क्वैक्स, डिस्पेंसर या पैरामेडिक्स वाले करते हैं। वो तो इसको बेहोश किए बगैर डायरेक्ट ही ऐसे करते हैं, जिससे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा तरीका ये है कि जो बच्चे का नफ्स है, पीनस, उसके गिर्द जो उसकी बेस होती है वहाँ पे एक बेहोशी वाला टीका लगा देते हैं, ताकि उसका पूरा एरिया जो है वो सुन्न हो जाता है। और तीसरा तरीका वो है कि बच्चे को मुकम्मल बेहोश करके, और बेहोशी के अंदर बच्चे को किया जाता है जिसके अंदर रोता भी नहीं है, शोर भी नहीं करता और बच्चे को पेन भी नहीं होता। ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों के ऊपर जाने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी करें, और हो सके तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि बच्चों को बेहोश किया ही नहीं जाता, ना उनको कोई सेडेशन दी जाती है, ना उनको कोई टीका लगाया जाता है। गांव के अंदर या दूर दराज इलाकों में जहाँ पे अक्सर हजाम या पैरामेडिक्स इस तरीके से करते हैं, वो उस जगह को बेहोश नहीं करते, बच्चे को 2-4 बंदे पकड़ के और ज़बरदस्ती उसकी अगली स्किन को काट दिया जाता है, जिससे बच्चे को बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत बेचारा रोता भी है, और ज़ोर लगाने की वजह से अक्सर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और उससे फिर कॉम्प्लिकेशन कई दफ़ा कई बच्चों की जान भी जा चुकी है। दूसरा तरीका जो है वो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, यानी बच्चे का जो नफ्स है उसकी बेस वाले एरिया के ऊपर ज़ाइलोकेन का एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे वो जगह वो है वो सुन्न हो जाती है। अब उसके बाद बच्चा फिर भी रोता है। पेरेंट कहते हैं कि जी हमारा बच्चा रोया बहुत है, हालांकि बच्चा पेन की वजह से नहीं रो रहा होता, बच्चा जो है वो उसकी टांगे पकड़ने की वजह से रो रहा होता है। हमने तो अक्सर देखा है कि जब हम वालिदैन से बच्चे को लेते हैं तो उस टाइम में बच्चे और वालिदैन जो आपस में ना लिपटना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। बच्चे छोटे हों तो वो तो चले जाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं तो उनको तो ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, वो नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं होते कि पता नहीं हमारे साथ क्या जुल्म हो जाएगा। तो लिहाजा लोकल एनेस्थीसिया के जो फ़वाइद हैं, एक तो ये है कि इजी टू परफॉर्म है। इसको जो डॉक्टर साहब हैं वो खुद ही उसको बेहोशी का वो टीका उस जगह के ऊपर लगा के उसको सुन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी बेहोशी वाले डॉक्टर या उसकी इसके लिए ज़रूरत ही नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि ये सस्ता भी है। इंजेक्शन कितने का है? 40-50 रुपए का होएगा। जब बेहोशी वाला आप काम करवाएंगे तो उसके तो बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं। वो मैं अगले स्टेप के अंदर जो तीसरा तरीका जब डिस्कस करूंगा तो उस टाइम उसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेहोशी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बच्चे को किसी ड्रग के रिएक्शन होने का, बच्चे को वॉमिटिंग होने का, बच्चों की कोई सांस के प्रॉब्लम होने का, या बेहोशी के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, इनमें से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि जब बच्चों की टांगों को पकड़ा जाता है तो बच्चे जो है वो शोर ज़रूर करते हैं।
इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, यानी बच्चे को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। अब बेहोशी के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि बच्चे को जिस तरह आम ऑपरेशन किए जाते हैं, बच्चे को बेहोश करके गले के अंदर ईटीटी कहते हैं, एक ट्यूब डाली जाती है, इस ट्यूब के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है, मसल रिलैक्सेंट लगाया जाता है, वो लंबा तरीका होता है, वो बड़े ऑपरेशन के लिए होता है। यहाँ पर ये किया जाता है कि इस बेहोशी के लिए बच्चों को स्पेशल किस्म की गैसेज या कोई इंजेक्शन माइनर किस्म का, जिससे बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, वो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि जब बच्चे को बेहोशी के अंदर किया जाएगा उसका सरकमसिजन, बेनिफिशियल तो है कि इसके अंदर बच्चा रोएगा नहीं, बच्चे को पेन बिल्कुल नहीं होएगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, आराम से सर्जन भी जो काम कर सकेगा। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं या इसके साथ जो और चीज़ें हैं एसोसिएटेड हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्जन साहब एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर के मोहताज होंगे। हमें एक किसी एनेस्थेटिस्ट बेहोश करने वाले, क्योंकि जो सर्जन होता है उसका काम सिर्फ ऑपरेशन करना होता है या खतने करना होता है, बाकी भी कोई जो ऑपरेशंस हैं वो बेहोशी वाला काम नहीं कर सकता। बेहोशी वाला डॉक्टर अलहदा होता है, वो इस फील्ड के अंदर ट्रेंड होता है। अब आप बच्चे के सरकमसिजन कर रहे हैं, बच्चे का सांस बंद हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप बच्चे के खतने करेंगे, उसको संभालेंगे या उसकी सांस का करेंगे। हालांकि जो सर्जन होते हैं उनकी तो इस चीज़ के अंदर ट्रेनिंग नहीं होती ना, इसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं। फिर उस एनेस्थेटिस्ट की भी फीस होएगी, कम से कम 4-5 हज़ार रुपया तो वो लेगा। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्टली होगा। एनेस्थेटिस्ट की फीस के साथ मुख्तलिफ गैसेज लगेंगे, ओटी के चार्जेस होंगे और मेडिसिन जो इस्तेमाल होंगी उनके भी चार्जेस होंगे। इसके साथ तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को 3-4 घंटे पहले आपको एनपीओ रखना पड़ेगा, यानी मुंह से उसने कोई खाया पिया ना हो। क्योंकि अगर आप एनपीओ नहीं रखेंगे और बच्चा बेहोशी के दौरान वोमिट कर जाता है और वो उसकी सांस की नाली में अगर ये वोमिटिंग चली जाती है तो सीधी सादी मौत है, जगह के ऊपर डेथ होती है। अगर अल्लाह करे रिकवरी भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है, इवन के बच्चों को वेंटिलेटर के ऊपर मसनूई सांस के ऊपर डालना पड़ता है अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और जब बच्चे को आप बेहोशी देते हैं, जब आप सुन करते हैं तो सुन के अंदर तो ये होता है कि बच्चा जैसे नीचे से सरकमसिजन करके हम ऊपर लाते हैं, वालिदैन के हवाले कर देते हैं। बहुत हुआ तो उसको फिनर्गन की आधी चम्मच पिला देते हैं ताकि थोड़ी सी उसको सेडेशन हो जाए। तो इसके अंदर तो आपको पोस्ट ऑफ केयर की भी ज़रूरत होती है। बच्चे को कम से कम 3-4 घंटे उसकी केयर करनी पड़ती है कि क्योंकि बच्चा मुकम्मल बेहोश होता है और उस बेहोशी के दौरान बच्चा वोमिट कर सकता है और बच्चे की जान को ख़तरा लाक हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं जो या प्रिपरेशन जो हैं इसके साथ जो हैं वो एसोसिएटेड है। और इसके साथ साथ जब बच्चे को मुख्तलिफ गैसेज लगाई जाती हैं या कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन से उसको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन यानी उसको एलर्जी हो सकती है, बच्चा वोमिट कर सकता है, बच्चे का सांस बंद हो सकता है उन मेडिसिन की वजह से। तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं जिसके ऊपर हम बच्चों को इतने रिस्क के अंदर डालने से बेहतर होता है, इतना ज़्यादा ख़र्चा भी हो जो हमारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर होता है कि जो सुन वाला तरीका है वो सबसे अच्छा है। और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो पेरेंट कहते हैं जी हमारा बच्चा रोए नहीं, हम उससे कहते हैं कि दोस्तों बात ये है कि ये आपके बच्चे के लिए बेहतर है। हाँ, वो कहते हैं जी मुकम्मल बेहोश कर दें, तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि हम मुकम्मल बेहोश नहीं कर सकते, बेहोशी वाला डॉक्टर इरादा होता है, इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो मैं तो अपनी प्रेफरेंस यही रखता हूँ और पेरेंट को भी यही करता हूँ कि इसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया जगह को सुन करके किया जाए। आखिर में एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस कर दूँ। कुछ पेरेंट हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ डिस्पेंसर से कराया, वहाँ तो बच्चा ज़रा भी नहीं रोया। वो करते क्या है कि वो बच्चों को इंजेक्शन एक होता है केटामीन, वो आधा सीसी लगा देते हैं। वो ऐसा इंजेक्शन है कि जिसकी वजह से आपके मसल भी स्टिफ हो जाते हैं और बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता सांस के ऊपर। वो वोमिटिंग करके बच्चे को कई दफ़ा सांस बंद हो जाती है और कई दफ़ा कई बच्चे इसकी वजह से मर भी गए हैं।
تو لہذا آپ کے اتنی قیمتی بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ اتنے رسک کے اوپر ڈالتے ہیں، لہذا اس چیز سے خوش نہ ہوا کریں، وہ بہت رسکی ہوتا ہے۔ پھر آپ بعد میں ان کو کوستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے ہمارے بچے کو ایسے کر دیا، تو غلطی آپ کی اپنی ہے۔ اگر آپ نے جنرل انستھیزیا میں مکمل بے ہوش کر کے کروانا ہے کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کے وہاں سے کریں، خرچہ تو آپ کا ہوگا لیکن پراپر طریقے سے ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے ایک لاہور کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ لاہور میں کوئی ہاسپٹل تھا، وہاں پر کسی بچے کی ڈریسنگ کر رہے تھے تو انڈر کیٹامین کسی ڈاکٹر صاحب نے کی اور وہ بچی اس دوران مر گئی، وہ برن کی کوئی بچی تھی۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں لاہور کا یہ واقعہ ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی ویژن کے اوپر کتنا وہ اس بات کو اچھالا گیا، ان ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی مسئلہ ہے اور ان کی بچی بھی اس دنیا سے چلے گی۔ تو لہذا ایسی چیز نہ کریں، لہذا جہاں بھی جائیں وہاں سے پوچھ لیا کریں کہ وہاں کس طریقے سے سرکمسیئن کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں نے تو کوشش کی ہے کہ ان تینوں میتھڈز کو پراپر طریقے سے آپ کے سامنے ایک سمپل الفاظ کے اندر ایکسپلین کر دیا جائے، تاکہ جو والدین بھی اپنے بچوں کے خطرے کروانے کے لیے جائیں تو ان کے پاس یہ بیسک نالج ہو، ان کو پتہ ہے کہ کون سا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو، اپنے جاننے والے اور آپ کے دوستوں کو ہر قسم کی بیماری، دکھ، تکلیف اور آزمائش سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔